आपके साथ अरसला खान और आवाज़ द वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। चाइल्ड वेलनेस टॉक के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट पर, एंगर इश्यूज पर। क्यों हर एज ग्रुप में हमें ये देखने को मिल रहा है, क्या इसके लेवल हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है। आज हमारे साथ हमेशा की तरह इस चर्चा का हिस्सा होंगी साइकोलॉजिस्ट सुचि गोयल जी। वेलकम टू आवाज़ द वॉइस मैम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, और एक अच्छे नए टॉपिक के साथ आज हम जुड़े हैं। अच्छा मैम, मदर्स डे कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा मदर्स डे रहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे एंगर इश्यूज, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा, कहाँ से आ रहा है, क्यों उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं? आपके पास तो काफ़ी पेशेंट आते होंगे इसके। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि एंगर तो हमेशा से ही था, आज भी है, पहले भी था। हाँ। लेकिन और एंगर एक ख़राब चीज़ भी नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। जैसे कि हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उसी तरह से कभी कभी हमें गुस्सा भी आता है, जो जायज़ भी है कुछ हद तक। बट अगर हम बात करें एंगर मैनेजमेंट की, यानी कि उस गुस्से को काबू करने की या फिर रीजनेबल अमाउंट में गुस्सा होने की, वो एक समस्या आजकल बनती जा रही है। इमोशनल रेगुलेशन, चाहे वो टीनेजर्स हो चाहे वो एडल्ट्स हो, सभी के लिए एक बहुत ही मुश्किल सा इशू बनता जा रहा है। क्योंकि और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि एक बच्चा या एक अडल्ट या कोई भी इंसान काफ़ी जल्दी से गुस्सा आ जाता है या रिएक्शंस बहुत जल्दी देते हैं। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? हो सकता है वो उसके जो इंडिकेटर्स हैं, कोई फिजिकल सिम्टम्स रहे हों, कोई ट्रॉमा उन्होंने देखा हो, कोई परेशानी से वो गुजर रहे हों, या क्या ओवरथिंक कर रहे हो, ये भी तो मेजर कोई इशू होता है। ओवरथिंकिंग भी हो सकती है, कोई पुरानी बात भी हो सकती है, कोई रीसेंट लाइफ में हुआ इंसिडेंट भी हो सकता है, कोई फिजिकल कंडीशन भी हो सकती है जिसके आउटकम आपको गुस्सा दिखे। अच्छा। तो जैसे हम सुचि जी देखते हैं, सोशल मीडिया भी काफ़ी हद तक स्ट्रेस का, एंजाइटी का कारण होता है। बिल्कुल हो सकता है। तो उसमें आप कैसे उसको देखती हैं? अगर कोई भी मान लीजिए इंस्टाग्राम से कोई रील ऐसी देख ली, कई बार ऐसा होता है हम परेशान होते हैं तो हमारी फीड में भी वैसी चीज़ें आती हैं, सो रिलेटेबल। आप मेरी बात से अग्री करेंगे। तो उसको आप कैसे लेती हैं? उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जनरेटिव एआई की, तो इस चीज़ से मैं भी काफ़ी पजल्ड हूँ कि कई बार तो ऐसा होता है कि कोई चीज़ मेरे दिमाग में ही आई है, मैंने कहीं कुछ कहा नहीं है, डिस्कस नहीं करा है, बट ऐसा लग रहा है कि मेरा जो सोशल मीडिया वो मेरा दिमाग ही पढ़ ले रहा है, वही चीज़ें मुझे दिखने लग जाती हैं। तो कई बार, जैसा कि आपने राइटली पॉइंट आउट करा कि एंजाइटी है, अगर हमने उसके बारे में डिस्कस करा या कुछ है, तो मेरी फीड में काफ़ी सारा एलिमेंट उसके रिगार्डिंग आ रहे हैं। सिमिलरली अब अगर एंगर इश्यूज से हम गुजर रहे हैं, हमें ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ज़्यादा तनाव है, तो हमें बहुत सारा एक्सप्लिसिट कंटेंट ऑन एंगर भी दिखता है, जो कि हमेशा एक पॉजिटिव कंटेंट नहीं है। हो सकता है उस कंटेंट से आप काम डाउन होने की जगह और ज़्यादा फ्लेयर अप आपका एंगर हो जाए और ज़्यादा आप परेशान हो जाए, चिड़चिड़े हो जाए। और दूसरी चीज़ कि गुस्सा क्या है, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं गुस्से में हूँ, क्योंकि हर इंसान का गुस्सा जताने का तरीका बहुत अलग है। अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो उसमें गुस्सा जो है बहुत बार हमें मिला है, जब लोग आते हैं एज अ पेशेंट, एज अ क्लाइंट, कि हमें एंगर मैनेजमेंट से डील करना है, इसको बहुत गुस्सा आता है मेरे बेटे को या बेटी को, तो पता चलता है कि अंडरलाइंग कंडीशन डिप्रेशन थी। वो इतने लंबे समय से एक बच्चा डिप्रेशन से गुजर रहा था कि वो अब वो एंगर में कन्वर्ट हो गया। और जैसा कि मैंने कहा कि हमें ये भी जानना है कि एंगर किस तरह से आपको पता चलता है। तो कई लोग होते हैं, स्पेशली अगर टीनेजर्स की, यंग एडल्ट्स की बात करें, तो गुस्से में चिल्लाते नहीं हैं आजकल लोग, या तो साइलेंट ट्रीटमेंट होता है, एकदम चुप हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बात नहीं करते, रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स भी हो जाते हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें करने लगना। हाँ, मतलब उनका रिस्की बिहेवियर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ा सा रिस्क टेकिंग बिहेवियर में इंक्रीज आता है। कई बार ऐसा होता है फैमिली से सरकाज़म बहुत बढ़ जाता है। कई बार आप देखेंगे कि गुस्सा जताने का तरीका ये है कि आप बहुत सरकास्टिक है, कोई आपसे नॉर्मली भी कुछ कहे तो आपका रिस्पॉन्स बड़ा सरकास्टिक मिलेगा उस चीज़ का, टिप्पणी जो आप उस पर देंगे।
दूसरा है कई लोग बहुत गुस्सा होते हैं तो अकेले से हो जाते हैं, सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। तो हमें ये भी समझना है कि जो लोग आउटबर्स्ट में दिखा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो तो नज़र में आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पा रहे और गुस्से में चुप हो जा रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, या रिस्की बिहेवियर्स में जा रहे हैं, या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ में जा रहे हैं। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि एंगर हम पहचाने कैसे कि इसको बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि वो मैंने भी ये नोटिस करा है, जो लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं या हेल्प के लिए आते हैं, वो होते हैं जिनका एंगर आउटबर्स्ट दिख रहा है। कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आता है, उसके पेरेंट्स कहते हैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता, तो वो रिटेलिएट कर रहा है, आप जितना बोलोगे अब तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। तो वो गुस्सा ही है उसका, उसको दिखाने का तरीका अलग है। और दूसरा, ये कहाँ से आता है? हम किसी को भी ये सिखा नहीं सकते कि गुस्सा क्या है क्या नहीं है। जो हम अपने एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे मैंने देखा है एक हेल्दी कम्युनिकेशन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे एड्रेस किया जाता है, जब दो लोग एक बात पे सहमति नहीं होती है तो क्या क्या मीडियम्स हैं उस बात को आगे रखने के। अगर मैं उस एनवायरनमेंट से आती हूँ तो चांसेस हैं कि मैं वो एंगर इमोशन को रेगुलेट कर पाऊँगी, जान पाऊँगी और एड्रेस भी कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैंने देखा है जैसे ही कोई बात हुई, कोई तनाव हुआ, कोई भी क्लैश हुआ, किसी बात पे आपकी राय नहीं मिली, तो हाँ एकदम से ऊंची आवाज हो जाना, एक पार्टनर का एकदम ही एग्री हो जाना और दूसरे का एकदम सबमिसिव हो जाना, या फिजिकली आप कई बार होता है हाथ उठा दिया किसी के ऊपर, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। दूसरा एक बहुत ही शेमिंग का एटीट्यूड रहता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक मदर भी हूँ, एज अ मदर और चाइल्ड बात करें, अगर मुझे किसी बात पे अपने बच्चे पे गुस्सा आए तो मैं जो कम्युनिकेशन करती हूँ एज अ पेरेंट, कई बार हम शेमिंग वर्ड्स यूज करते हैं। कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए, इस तरह का कौन करता है, या जो भी है उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम उसको बहुत शेम कर देते हैं। तो जैसा हम एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करते हैं, चांसेस है एक जनरेशनल जो हम ट्रॉमा की बात करते हैं, बिहेवियर पैटर्न्स की बात करते हैं, कि बच्चे वही बिल्ड करते हैं। और विद द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, अब हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत बढ़ गया है। परिवार के आगे हमारा सोशल मीडिया, क्योंकि शायद उनसे तो बात नहीं करते या उन्हें तो इतना नहीं देखते जितना हम फोनों में या लैपटॉप या टीवी में। कई बार तो फैमिलीज में पता ऐसे ही चलता है बाय स्टेटस बाय स्टोरी कि मेरा बच्चा परेशान है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही नॉन पैटर्न्स होते जा रहे हैं। स्टेटस लगाया है, क्यों लगाया है, क्या हुआ है, तो फिर पेरेंट्स पूछते हैं। हाँ, क्योंकि वो उनको भी अपनी तरफ अटेंशन का, कम्युनिकेशन का, क्योंकि हमने मौका ही नहीं है, बात ही नहीं हो पा रही है, तो बच्चे को भी पता है कि इस पे तो ध्यान जाएगा, सब लोग पूछेंगे। बिल्कुल, और वही एक मीडियम बन जाता है सैडली एनफ। अच्छा, इसके अलावा इसमें लेवल कितने हो सकते हैं एंगर इश्यूज के? कुछ लेवल, मतलब कहने का मतलब है गुस्सा कितना बुरा हो सकता है किसी के लिए भी। जैसे हम, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर कह के किसी भी चीज़ को टाल देते हैं, लेकिन उसके क्या साइड इफ़ेक्ट एक्चुअल में हो सकते हैं। ठीक, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने पहले भी कहा, कि एंगर एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, जो आपको भी आता है, मुझे भी आता है गुस्सा, जो जायज़ है, वैलिड है। जब आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुई है, कोई बात गलत हुई है, तब आपको गुस्सा आता है, बिल्कुल वैलिड है। प्रॉब्लम है कि जब आप उस एंगर को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, सही तरह से दिखा नहीं पा रहे, और उससे किसी ना किसी तरह का हार्म हो रहा है, चाहे आपको या किसी और को, वर्बली, फिजिकली। अब जैसे आपने कहा कितने स्तर हैं इसके, कितने लेवल्स हैं। अगर हम आए दिन देखते रहते हैं न्यूज़ में, मीडिया में, आप मीडिया के बारे में और ज़्यादा जानती हैं, कि रोड रेज के बहुत एक्सीडेंट आते हैं, कि भाई किसी ने हॉर्न बजा दिया, किसी ने शूट कर दिया उसको, या पड़ोसी ने पार्किंग मांग ली तो उस पर कुछ हो गया, या फिर अभी मैंने कल या परसों पढ़ा कि एक कोई नेबर था, उसे बार बार पूछते थे तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी, कोई उनके नेबरहुड में कोई ओल्ड लेडी थी, उन्होंने उसका मर्डर ही कर दिया। तो हमको ये भी समझना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है, दैट इज़ बियॉन्ड अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन ऑफ एंगर। ये है कि आप अपने पैटर्न्स को, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशन को पहली बात तो पहचान नहीं रहे हैं। कि मुझे सच में, आप डिनायल में कि मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे इसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो अगर आपका गुस्सा किसी भी लेवल तक बढ़ जाए जिससे कि आपकी जो भी लाइफ है वो इम्पैक्ट हो, अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आप प्रिपेयर करें जेन्युइनली, जैसे अभी नीट का पेपर अभी 2 दिन पहले कैंसिल हो गया किसी भी रीज़न के चलते,
कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सच में बहुत मेहनत करी होगी, और एक होता है ना, एक बाहर से हट गया, अब जो होगा रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। अब जब एक एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है कि अब फिर मुझे उसी से निकलना है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, मैंने ये सोचा था अब ये कर लूँगा वो कर लूँगा, वो कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या मेरे पास साधन है उस इमोशन को एक्सेप्ट करके डील करने के? तो जैसे ही वो डीलिंग नहीं होगी फिर आपको रेपरकशंस दिखेंगे। एंगर का रेपरकशन यही नहीं है कि कोई मारेगा पीटेगा चिल्लाएगा, हो सकता है वो डिप्रेशन में ही चला जाए, हो सकता है उसको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाए, हो सकता है उसको पैनिक अटैक्स होने लगे। तो जैसे एंगर बहुत खतरनाक भी हो सकता है और एंगर एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन भी हो सकता है। यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि अगर हम उसे आइडेंटिफाई करके रेगुलेशन कर पाएं। अच्छा, इसके अलावा स्टैट्स क्या कहते हैं ग्लोबली और इंडिया में कितने ऐसे केसेस हैं जो इससे जूझ रहे हैं, इस बीमारी से? और ये बीमारी है एक तरीके की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है एट दी एंड लोगों को, हर एज ग्रुप में भी केसेस देखे जा रहे हैं। तो इसके स्टैट्स क्या कहते हैं? देखिए, एग्रेशन की अगर हम बात करें, एंगर एग्रेशन जो पूरा स्पेक्ट्रम है और वो लिंक्ड है बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि हम बोलते हैं कि हार्ट डिजीज़ेस होना, हाइपरटेंशन होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, पीसीओडी हो रहा है, डिप्रेशन एंग्जाइटी हो रहा है। ये भी बहुत सारी चीज़ें आपके जो इमोशनल डीरेगुलेशन है उससे रिलेटेड है, जिसका एक कारक एंगर भी हो सकता है। तो अगर हम उस तरह से स्टैट्स को देखें तो मुझे बहुत लार्ज ग्रुप स्टडी का तो नहीं पता, अगर WHO की स्टडी लें तो वो कहती है कि करीब 10 से 14 साल की उम्र में 3.3% लोग ग्लोबली एंगर का शिकार हैं और 15 से 19 में 5.4%, जो देखने में बहुत कम लगता है बट ये बहुत बड़ा नंबर है। और अभी एक रीसेंट स्टडी हुई थी दिल्ली और चेन्नई में, जिसमें कहा गया कि 55.43 इंडियन अडोलेसेंट, यानी कि जो टीनेजर बच्चे हैं हमारे यहाँ के, माइल्ड एंगर इश्यूज का शिकार हैं, और सीवियर कैटेगरी में भी 33.3% है। हालांकि ये स्टडी 2 शहरों में, दिल्ली और पुणे में स्टडी की गई थी, सॉरी दिल्ली और चेन्नई में, बट ये भी 2 बहुत बड़ी सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ हैं, काफ़ी बड़ी आबादी वाली सिटीज़ हैं। तो अगर हम 2 सिटीज़ में ये डेटा देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि एंगर एक बहुत ही मेजर इशू है आज के टाइम। अच्छा, इसके अलावा सोचिए एक नया टर्म ऐड हो गया ऑनलाइन हेटर्स का, ट्रोलिंग का। आप भी देखती होंगी इंस्टाग्राम पे, तो उससे कैसे डील करा जाए? क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट वो भी इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कोई हमारे लिए बुरा कह रहा है, हम जब सामने नहीं बर्दाश्त कर पाते तो ऑनलाइन कैसे करें? तो उससे कैसे डील करा जाए? देखिए, इस जो आपने एग्जैक्ट चीज़ बोली है अभी कि हम देखते हैं ये हो रहा है, फिर हमें नहीं पता कि हम कैसे रिएक्ट करें। एग्जैक्टली। तो एंगर जब एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ प्रोफेशनल आप देखते हैं तो कम्युनिकेशन क्या है, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते किसी भी चीज़ में, हम रिएक्ट करते हैं। बट एक हेल्दी कम्युनिकेशन में हम हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर आप एंग्री इंडिविजुअल को देखें कि इस चीज़ को गुस्सा आ रहा है, जैसा कि आपने ट्रोलिंग की बात करी या ऑनलाइन कोई चीज़ की बात करी, तो इंस्टेंट आपका रिएक्शन होता है। हम उस टाइम पे उस डिटेल में नहीं जाते, वो पॉज नहीं ले पाते कि इसने ऐसा क्यों डाला, क्या ये टारगेटेड है या नहीं है, या इसके पीछे क्या सोच रही होगी। वो इंस्टेंट आपका इमोशनल राइज होता है। तो जो रिएक्टिव अप्रोच है वो एक कारण है। अगर हम बात करें कि अगर किसी इंसान को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम काम डाउन होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं जो हम जब हम कभी नॉर्मली गुस्सा आ जाता है तब तो प्रैक्टिस कर पाते हैं, जब लेकिन एक पैटर्न बन जाता है तब थोड़ा मुश्किल होता है। एक हम अप्रोच बोलते हैं हॉल्ट, हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। आप पॉज करें, आप नोटिस करें कि क्या सारी सिचुएशन में ये करना चाहिए। हाँ, कि ऐसा तो नहीं है कि आपको अभी गुस्सा इतना तेज इस छोटी सी बात पे क्यों आया। हम बाद में सोचते हैं ना उस टाइम मैंने इतना क्यों रिएक्ट करा। exactly, तो उसी टाइम पॉज करके आप ये 4 चीज नोट करिए कि क्या आप हंग्री हैं, आपको भूख लग रही है, क्या आप टायर्ड है, क्या आपको बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, आप बहुत एग्जॉस्टेड है, आपके पास बहुत सारा मेंटल लोड है। मैं नहीं कह रही फिजिकली काम करें, कई बार इतनी चीज़ें आप सोच रहे होते हैं कि आप नहीं कर पाते। तीसरा, क्या आप लोनली फील कर रहे हैं, क्या आप अकेला महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उस केस में चांसेस होते हैं कि आपको और ज़्यादा छोटी बात पे या इतनी इंपॉर्टेंट बात पे गुस्सा नहीं आएगा। ये तो रही जो थोड़े से, मतलब आप बोलेंगे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। अब हम बच्चों की बात करें कि वो एकदम से क्या करें, वो पॉज कैसे लें।
तो एक बड़ा कॉमन टर्म हुआ करता था नॉटी कॉर्नर। जब बच्चे काफ़ी शैतानी करते थे, हम जब बच्चे थे, तो उनको एक कॉर्नर में 5-10 मिनट के लिए जाना होता था कि जब वो किसी से बात नहीं करेंगे, जब वहाँ पे काम होंगे। तो वो टर्मिनोलॉजी बड़ी नेगेटिव है, तो उसको हमने चेंज करके क्या करा है आज की डेट में, कामनेस कॉर्नर। कि आप 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट के लिए, जब आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा अलग जगह पर जा करके यू ट्राई टू जस्ट बी क्वाइट, डोंट से एनीथिंग। काम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंस्टेंटली काम हो जाएंगे, बट नॉटी कॉर्नर की जगह काम कॉर्नर बनाइए। दूसरा, अपने इमोशंस को लाउडली बोलिए। क्योंकि अगर मैं अभी आपसे भी पूछूँ ना, अर्सला आप मुझे 15 इमोशन का नाम बताइए, मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ 6 के आगे आप अटक जाओगे। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं कि इमोशंस क्या क्या होते हैं। हाँ, किसी ने हमसे बात ही नहीं करी उस तरीके तो से। हमें बहुत ज़रूरी है, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो पॉज करके अपने इमोशन को कहिए कि मुझे इस टाइम ना मम्मी बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं क्या कर दूँ। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आप मदर भी हैं, हम क्या करते हैं कई बार बच्चों में देखते हैं, आजकल क्या होता है, फ़ोन अगर दे दिया, बच्चों से छीन लिया, तो बच्चे रोने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कि अब खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फ़ोन क्यों छीना, तो इतनी सी बात पे। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं और उसका कैसे पेरेंट्स उसको देख सकते हैं, संभाल सकते हैं? इवन आप क्या करती हैं अपने बेटे के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखिए, मेरा बेटे के पास फ़ोन का तो इतना नहीं है, बट हाँ, जैसे अब वो बड़ा हो रहा है तो उसको भी है कि मुझे थोड़ी देर टीवी देखने दो। या फिर अगर मैं उसे बोलूँगी ठीक है आज 15 मिनट्स का टीवी अलाउड है, तो 15 मिनट्स के बाद जब मैं बंद करूँगी तो किसी दिन तो सही से निकल जाता है, और कभी बहुत रोना कि नहीं थोड़ा और देखने दो, ये वो। तो आई थिंक जो एक छीनना, एक आपने वर्ड यूज़ करा है, तो आपने हेल्दी बाउंड्री तो पहले ही से ही नहीं डेवलप कर रखी। हम एज अ पेरेंट भी, और मुझे पता है कि वी आर ऑल गिल्टी ऑफ इट, कि हम लोग अपनी कन्वीनियंस भी बहुत देखते हैं। तो जब हमें लगता है कि मुझे काम करना है तो फ़ोन दे देते हैं। Exactly. और जब हमें लगता है कि नहीं ये तो बड़ी गलत चीज़ है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको खेलना चाहिए, इसकी एज में कि नहीं फ़ोन ले लेना चाहिए, तो हम उसको मिक्स्ड मैसेजिंग दे रहे हैं। इसीलिए जो हम छीनने वाली बात करते हैं तो उस पर तो रिएक्शन करना नेचुरल है। बट अगर आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं कि आप कितना फ़ोन या फिर टीवी या फिर सोशल मीडिया का यूजेज करेंगे, तो उसका, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, हेल्दी कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। अपने ऊपर भी कंट्रोल लाना ज़रूरी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आप कितना देख रहे हैं, बट आप बच्चे को मैसेज सही दो। अगर आप, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप कभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आपके पास साधन नहीं है और आपने टीवी ऑन करा है, ओके, इट्स फाइन, आप एज अ पेरेंट भी ह्यूमन ही हैं, लेकिन उस कम्युनिकेशन को बनाए रखना भी ज़रूरी है कि आपने क्यों ऐसा किया और कब ऐसा किया। और अगर आप अपने आप को लीवरेज दे रहे हैं तो फिर थोड़ी सी बच्चे को भी देनी ही पड़ेगी। अच्छा, जाते जाते जैसे आप हमेशा हमारे व्यूअर्स को बताती हैं कोई थेरेपी, कोई रियल इंसिडेंट जिसके तहत हम भी इस एंगर इशू से बच सकते हैं, तो वो भी आप शेयर करिए। देखिए, गुस्सा हम सभी को आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है। कभी कभी लाइफ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस है, कुछ भी कंसर्न चल रहा है लाइफ में या जो भी चल रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम एक प्रोएक्टिव मेंटल हेल्थ अप्रोच ले लें, जैसे कि हम लोग अपनी फिटनेस को लेकर के आजकल कई लोग प्रोएक्टिव हैं कि पहले से ही हम वर्कआउट करेंगे, डाइट करेंगे, जिससे कि आगे चल के हमें परेशानी ना हो। इसी तरह से अगर हम प्रोएक्टिव मेंटल हेल्थ अप्रोच को लें, जहाँ पे हम बात करें इमोशंस को हम रेगुलेट कैसे करेंगे, मेरे पास क्या टूल्स हैं कि अगर मुझे गुस्सा आए तो मैं अपने गुस्से को शांत कर पाऊँ, अगर मुझे चिड़चिड़ापन हो तो उसे कर पाऊँ, अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो मैं क्या करूँ, उन चीज़ों का एक्सप्लोरेशन शुरू करें। तीसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज की फास्ट पेस लाइफ में कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। अभी हम जिस टाइम में रह रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, स्पीड, स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वही है। और एंगर को मात देने का सबसे बड़ा तरीका है रिलैक्स होना, पॉज करना, स्लो डाउन करना। तो अपने आप के लिए एक बाउंड्रीज बनाएं, कुछ ऐसा समय निकालें जहाँ पे आप स्लो डाउन डेलिबरेटली कर पाएँ अपने आप को, कम स्टिमुलेशन हो, लाइटें, कुछ स्क्रीन में चलना, कोई आवाज़ें, थोड़ा कम। चलिए, आज का यहीं क्लोज करते हैं, फिर दोबारा से नए टॉपिक के साथ हम आपसे भी मिलेंगे और ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि क्या किस इशू से कैसे बचा जा सकता है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए और बताइए अब आप कौन से टॉपिक पे क्या एडवाइस चाहते हैं सुचि जी से। फिलहाल के लिए शुक्रिया, और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं।